वेलकम टू स्टडी क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। ये जो चैप्टर है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर की सबसे ख़ास बात ये है कि इसका जो लिंक है यानी कि इसकी कुछ कुछ बातें अगले नेक्स्ट चैप्टर में यूज होती हैं। जैसे सोशलिज्म जो अगला चैप्टर है उसमें भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का यूज़ है और उसके अगले चैप्टर में भी इसका लिंक है। और क्लास 10th में भी जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की यूज है। तो इस तरीके से हम देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हमें इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो बिना किसी देरी के हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। 14 जुलाई 1789 में जो पेरिस की सिटी थी वो एक हाई अलार्म पे थी, यानी कि बहुत उथल पुथल वहाँ पे था। वहाँ के जो राजा थे उन्होंने अपनी सेना को सिटी में जाने का आदेश दे दिया था और ये भी रिमर्स फैली थी कि उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया है कि सिटीजन्स के ऊपर ओपन फायर करने के लिए। तो कुछ 7,000 आदमी और औरतें टाउन हॉल के फ्रंट में गैदर हुए। टाउन हॉल बेसिकली एक जगह है जहाँ पे पीपुल गैदरिंग होती है और उन्होंने डिसाइड किया कि वो पीपुल मिलिटिया बनाएंगे, यानी कि पीपुल्स आर्मी बनाएंगे। वो कई सारे ग्रुप में बट गए और गवर्नमेंट बिल्डिंग की तरफ जाने लगे इन सर्च ऑफ आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है कि वीपन्स। तभी जो उन सब ग्रुप में से एक ग्रुप था, कुछ 100 आदमियों का ग्रुप था, वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी की तरफ मार्च करने लगा और उसने प्रिजन जो वहाँ की थी बास्टिल उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। वहाँ पे उन्होंने सोचा था कि उन्हें एम्यूनेशन मिलेंगे। होर्डेड एम्यूनेशन का मतलब होता है कि वहाँ पे हथियार जमा हुए होंगे, उन्हें लगता था ऐसा। तो जब वहाँ पे उनकी फ़ाइट हुई तो जो बास्टिल का कमांडर था वो मारा गया और जो प्रिजनर थे वो रिलीज़ हो गए। वहाँ पे सिर्फ 7 ही प्रिजनर थे ऐसा बताया गया है। जो बास्टिल था वो पूरे पीपुल के द्वारा हेट किया जाता था क्योंकि वो डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग का एक रिप्रेजेंटेशन था। डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग का मतलब होता है कि अनकंट्रोल्ड पावर, जिस पे कोई और कंट्रोल ना कर सके, यानी कि जिस पे पीपुल कंट्रोल ना कर पाए उस पावर को, यानी कि वो पूरी पावर किंग के ही पास थी। कहने का मतलब ये है। जो फोर्ट थे वो डिमोलिश्ड हो गए और जो उसके स्टोन्स थे उन्हें मार्केट में सोल्ड किया गया एज ए सोवेनिर। सोवेनिर का मतलब होता है कि याद या फिर मेमोरी। इस डिस्ट्रक्शन जो यहाँ पे बास्टिल का हुआ था इसकी मेमोरी के तौर पे उसे सोवेनिर की तरह रख लिया गया और जो उसे लेना चाहता था उसे सेल कर दिया जाता था। इन दिनों पेरिस में और कंट्री साइड में बहुत राइटिंग हो रही थी। राइटिंग का मतलब है बहुत विरोध हो रहा था या फिर आंदोलन हो रहे थे, मूवमेंट्स हो रहे थे। तो बहुत सारे जो पीपल थे वो हाई प्राइस ऑफ ब्रेड को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ बाद इसके जो हिस्ट्रियंस थे उन्होंने ये बताया कि ये जो मूवमेंट्स हो रहे हैं ये एक बिगिनिंग है कई चेन ऑफ इवेंट्स होने के लिए, जिसकी वजह से जो फ्रांस में मोनार्की है वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब हिस्ट्रियंस ने पहले ही बता दिया था कि ये सब अशुभ संकेत हैं जिसकी वजह से आगे चलकर फ्रांस का जो मोनार्की है वो हट जाएगी। उस समय भी बहुत सारे लोग इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, फिर भी ये पहले से ही अंदेशा हो गया था कि ऐसा होने वाला है। तो ये कैसे हुआ अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले पार्ट में। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1774 में लुइस 16 जो कि बॉर्बन फैमिली का रहने वाला था उसने फ्रांस की राजगद्दी संभाली। जब वो 20 ईयर्स का था तब उसने ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरिया एंटोनिएट के साथ शादी कर ली। जब उसने राजगद्दी संभाली तो उसे ये पता चला कि उसकी जो ट्रेजरी है वो बिल्कुल ही खाली है। ऐसा इसलिए था क्योंकि फ्रांस में पिछले कुछ समय से वॉर चल रहे थे जिसकी वजह से उनके फाइनेंशियल रिसोर्स ड्रेन हो चुके थे, मतलब कम होने लगे थे, और जिसकी वजह से उन्हें कोर्ट और उनके पैलेस
वर्सलीज को मेंटेन करने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। लुईस 16 के अंडर में फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस दिलाने में मदद की उनके कॉमन एनिमी ब्रिटेन से। अब जो वार था उसमें उनको डेप्ट लेना पड़ा, यानी कि कर्ज लेना पड़ा करीब 1 बिलियन लिब्रेस, और पहले भी उन्होंने कुछ कर्ज लिए थे जो कि बढ़ के 2 बिलियन लिब्रेस हो चुका था। तो जिन लेंडर्स ने इन्हें कर्ज दिया था या फिर क्रेडिट दिया था वो अपना 10% चार्ज के साथ अपना लोन वापस मांगने लगे। तो जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी वो फोर्स्ड हो गई कि अपना जो मेन एक्सपेंडिचर है वो लोन पेइंग या टैक्स पेइंग पे खर्च करे, जिसकी वजह से उनके जो रेगुलर एक्सपेंस हैं जैसे कि मेंटेनिंग आर्मी, कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस और यूनिवर्सिटी को मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम आने लगी, और जिसकी वजह से जो स्टेट था या फिर जो लुईस 16 था वो फोर्स हो गया टैक्स को बढ़ाने के लिए। लेकिन ये भी उतना सफिशिएंट नहीं था कि ये सब पूरा मेंटेन कर पाए। तो जो फ्रेंच सोसाइटी थी 18वीं सेंचुरी में वो 3 स्टेट में डिवाइडेड थी और उसके एक मेंबर ही टैक्स पे करते थे जो कि 3rd स्टेट वाले थे। तो हम लोग इसकी सोसाइटी को समझ लेते हैं। क्लैरिजी है, नोबिलिटी है और बिग बिजनेसमैन। क्लैरिजी मतलब चर्च, प्राइस्ट से रिलेटेड पीपुल। नोबेलिटी का मतलब होता है कि जो वहाँ के नोबल ग्रुप थे या फिर जो वहाँ के राजशाही परिवार था उसको नोबेलिटी बोलते हैं। और 3rd स्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, पीजेंट, फार्मर, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस, लैंडलॉर्ड, लेबर्स आते थे, जो कि ये 3rd स्टेट वाले ही टैक्स पे करते थे, यही लोग टैक्स पे करते थे। तो हम लोग आगे देखते हैं कि जो स्टेट था वो एक फ्यूडल सिस्टम का पार्ट था जो कि पहले से ही चला आ रहा था। फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है कि ट्रेडिशनल सिस्टम जो कि बहुत साल से ही चला आ रहा हो। एक टर्म था ओल्ड रिजाइम, जो कि ये सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स और इंस्टीट्यूशन 1789 के पहले जो सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन था उसे हम पहले ओल्ड रिजाइम बोलते थे। जो फिगर 2 अभी हम लोगों ने देखा है वो ये बताता है कि कैसे फ्रेंच सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड हुई थी। जो वहाँ के पीजेंट जो थे वो करीब 19% पॉपुलेशन थी पीजेंट्स की, और कुछ ही उसमें से कुछ ही पीजेंट थे जिनके पास खुद की लैंड थे जिन्हें वो कल्टीवेट कर सकें। करीब करीब 60% जो लैंड थे वो नोबल्स और चर्च के पास थे, और अदर रिचर मेंबर और 3rd स्टेट के जो रिचर मेंबर थे उनके पास थे। जो फर्स्ट 2 स्टेट्स के मेंबर थे क्लर्जी और नोबेलिटी वाले, वो बहुत प्रिविलेज बाय बर्थ मतलब इंजॉय करते थे। जैसे कि उन्हें प्रिविलेज था कि वो टैक्स उन्हें पे नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही बाय बर्थ कई उन्हें प्रिविलेज मिले हुए थे। जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये था कि जो क्लर्जी और नोबेलिटी वालों को प्रिविलेज मिला था उसमें से एक इम्पॉर्टेंट प्रिविलेज ये था कि उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और वो कई और फ्यूडल प्रिविलेज इंजॉय करते थे, जिसमें से फ्यूडल ड्यूज शामिल था जो कि पीजेंट से वो लेते थे। जो पीजेंट थे वे ओबलाइज्ड हो गए रेंडर्स मतलब लैंडलॉर्ड्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उनके घरों में काम करने के लिए, उनके खेतों में काम करने के लिए, आर्मी में काम करने के लिए या फिर बिल्डिंग रोड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। हम लोग आगे देखते हैं क्या है। जो चर्च था वो भी अपना शेयर टैक्स लेता था जिसका नाम टाइप्स था। जो चर्च टैक्स लेता था उसका नाम टाइप्स था, वो पीजेंट से लेता था, और 3rd मेंबर या फिर 3rd स्टेट के सभी लोग टैक्स पे करते थे स्टेट को, जिसमें से एक डायरेक्ट टैक्स था, टाइल था, जो कि डायरेक्ट टैक्स मतलब स्टेट को दिया जाता था या फिर डायरेक्ट किंग को दिया जाता था, और कई इनडायरेक्ट टैक्स थे जो कि डेली लाइफ जैसे साल्ट टैक्स था, टोबैको टैक्स था, मतलब इन चीज़ों पर टैक्स लगा हुआ था। जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो बर्डन हुआ था फ्रांस को वॉर की वजह से, वो पूरा पे किया जा रहा था 3rd स्टेट के द्वारा ही। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला पार्ट है द स्ट्रगल टू सर्वाइव, मतलब
सरवाइव करने के लिए क्या क्या स्ट्रगल हुआ था। जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 1715 में 23 मिलियन थी, जो कि बढ़ के 28 मिलियन हो गई 1789 में, जिसकी वजह से एक रैपिड इंक्रीज हुआ फूड ग्रेन के डिमांड में। पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा था, जिसकी वजह से फूड ग्रेन की डिमांड में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो जो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन था वो उस डिमांड के साथ साथ नहीं चल पा रहा था, यानी कि जितनी पॉपुलेशन थी उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से जो प्राइस ऑफ ब्रेड था वो बढ़ गया। जो ब्रेड होता है वो स्टेपल डाइट, मतलब स्टेपल डाइट का मतलब होता है रेगुलर डाइट, मेजोरिटी का रेगुलर डाइट था। तो जो मोस्ट वर्कर्स थे वो लेबर की तरह एम्प्लॉयड हुए थे वर्कशॉप में, जिनके ऑनर ने उनकी वेजेस फिक्स कर दी थी। लेकिन जो वेज थी वो बढ़ते दामों के साथ साथ वो नहीं बढ़ रही थी, मतलब कि ब्रेड का दाम तो बढ़ रहा था पर जो वर्कर्स थे उनको वेज सेम ही मिल रही थी, तो उन्हें ब्रेड खरीदने में कठिनाई हो रही थी। तो जो पुअर और रिच के बीच में गैप था वो बढ़ता ही जा रहा था, चीज़ें और ख़राब होने लगी। तब जब वहाँ पे ड्रॉट हो गया, यानी कि सूखा पड़ गया, और जो हार्वेस्ट है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गया। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब हमें ये दिया हुआ है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें लाइवलीहुड खतरे में पड़ जाए, यानी कि खाने की मार हो जाए, जहाँ पे उसे सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं, और जो कि ओल्ड रिजाइम या फिर 17 मतलब ओल्ड रिजाइम से के समय बहुत होता था। तो अगला टॉपिक है ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविंजेस एंड इनटू प्रिविलेजेस, मतलब कि जो मिडिल क्लास का स्टेटस था वो कैसे बढ़ा और प्रिविलेजेस कैसे कैसे ख़त्म हुए। पास्ट की बात करें तो जो पीजेंट और वर्कर्स थे वो रिवोल्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे इंक्रीजिंग टैक्सेस और फूड स्कैर्सिटी के अगेंस्ट, लेकिन वो लैग कर जा रहे थे इसलिए कि उनका जो मूवमेंट था वो दब जा रहा था। वो फुल स्केल मेजर्स पे अपना मूवमेंट नहीं चला पा रहे थे ताकि वो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में कोई चेंज ला सके। मतलब कि ऐसा नहीं था कि पीजेंट और वर्कर पिछले समय में मूवमेंट नहीं करते थे, मूवमेंट तो करते थे, लेकिन उनका जो मूवमेंट था वो दबा दिया जाता था और वो अपना मूवमेंट फुल स्केल पे नहीं कर पाते थे ताकि कोई सोशल और इकोनॉमिक चेंज आए। फिर वहाँ पे जो थर्ड स्टेट के जो प्रोग्रेस और एजुकेशन और न्यू आइडियाज़ लेकर आए, जो पढ़े लिखे हुए लोग थे, उन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना शुरू किया। जो 18th सेंचुरी है वो 18th सेंचुरी के समय एक नए सोशल ग्रुप का इमर्जेंस हुआ जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं, जो कि कमाई करता था एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स से। ऐसे कि वो जो मिडिल क्लास वाले जो इमर्ज हुए वो ऐसे लोग थे जो कि ओवरसीज ट्रेड करते थे, गुड्स बनाते थे, जैसे उलेन और सिल्क टेक्सटाइल्स बनाते थे और जिसको एक्सपोर्ट करते थे या फिर ख़रीदते थे रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी से। ठीक है, जो मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर थे, जो थर्ड स्टेट के जो प्रोफेशन सच जैसे लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हो गए, उन्होंने भी मूवमेंट्स और में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। ये सब लोग थे जो एजुकेटेड थे और उनकी ये सोच थी कि सोसाइटी में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए जिसको प्रिविलेज बाय बर्थ मिला हो, मतलब कि जन्म सिद्ध अधिकार किसी का कोई नहीं होना चाहिए। एक पर्सन को उसकी सोशल पोजीशन पे मतलब देखना चाहिए, जैसे कि किसी को बर्थ पे प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि किसकी कितनी काबिलियत है, इस बेसिस पे उसकी सोशल पोजीशन होनी चाहिए। ये जो आइडियाज़ थे वो सोसाइटी में इमर्ज होते रहे और ये इक्वल लॉज और फ्रीडम के आइडियाज़ भी सोसाइटी में फैलते रहे। इन आइडियाज़ को कुछ फिलोसफर्स ने लाया जिनका नाम जैसे जॉन लॉक थे, जीन जैक्स रूसो थे। तो जो जॉन लॉक थे उन्होंने अपनी 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में बताया कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि
अगर राजा का बेटा है तो राजा ही बनेगा, ऐसा नहीं है। एक गरीब किसान का बेटा भी राजा बन सकता है। मतलब कि किसी के लिए जॉब फिक्स ना हो। अगर कोई वॉशरमैन है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका बेटा भी वॉशरमैन बने, वो एक इंजीनियर, वो एक डॉक्टर बन सकता है। जो रूसो थे उन्होंने अपनी आइडिया उन्होंने ये बताया कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बननी चाहिए बिटवीन पीपुल और उसके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। मतलब कि पीपुल और गवर्नमेंट के बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। और जो स्पिरिट ऑफ लॉस, यानी कि जो मॉन्टेस्क्यू ने बुक लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉस में, इन्होंने इसमें ये बताया था डिवीज़न ऑफ पावर के बारे में। मतलब जो पावर है वो लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी के बीच बटी होनी चाहिए। जो मॉन्टेस्क्यू का मॉडल था वो यूएस गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया जब 13 कॉलोनीज इंडिपेंडेंस हुई थी ब्रिटेन से, तब यूएस गवर्नमेंट ने ये इम्प्लीमेंट किया मॉन्टेस्क्यू का मॉडल डिवीज़न ऑफ पावर वाला। तो जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था उससे फ्रांस के जो थिंकर थे उन्होंने सोचा कि हम भी अपने देश में ऐसा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो फिलोसफर्स के आइडियाज़ थे वो सैलून्स और कॉफ़ी शॉप में डिस्कस होते थे। पीपुल एक किताबें पढ़ते थे तो उससे जानते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो उनके आइडियाज़ उनको मिलते थे। और वो कभी कभी किसी ग्रुप्स में भी बैठकर, मतलब कोई ग्रुप बना है या फिर कोई ग्रुप पीपुल इकट्ठे हुए हैं तो वहाँ पे अकेले ही पढ़ते थे ज़ोर ज़ोर से, ताकि वो भी लोग इनके आइडियाज़ जान पाएँ जो कि पढ़ लिख नहीं सकते या फिर पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। तो जो लुइस 16 का जो न्यूज़ था कि वो प्लान कर रहे हैं कि फर्दर टैक्स को बढ़ा दें ताकि वो अपने रेगुलर एक्सपेंस को मीट कर सकें, जिसकी वजह से जो वहाँ की पीपुल्स हैं वो एंगर हो गए और प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हो गए। तो अगला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को अगर अच्छा लगे तो।